हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पहले अभी तक हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के टॉप 10 एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। यदि आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जहां से जाके आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉप 10 एमसीक्यू, जहां से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 4 के सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और हम टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को ये वीडियो एंड तक देखना है, आपको इस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से होने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है समझिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, और इन चारों के अंदर आपको कुछ समीकरण दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन द्विघात समीकरण को दर्शाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है। कौन से समीकरण को आप द्विघात समीकरण बोलेंगे, तो क्या उसका रूप होता है, देख लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में अगर कोई समीकरण लिखा गया, इक्वल टू जीरो लिख देता हूं। इस फॉर्म में अगर आपको कोई समीकरण मिलेगा तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पे जो ए होगा ये नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ए के लिए कंडीशन है, ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका मान जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, गायब। इसका मतलब वो तो रेखिक समीकरण बन जाएगी। यानी आपको एक्स स्क्वायर का पद उसमें मिलना ही मिलना चाहिए, तभी आप उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। आया सभी बच्चों को इतना समझ में। तो हमें चेक करना है इन सारे समीकरण को, जो इस रूप में बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, द्विघात समीकरण कह देंगे। अब देखो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को सरल करके देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो बता रहा हूं। इसका आंसर है डी। और इसको मैं अब आपको सरल करके बता रहा हूं कि आप इसको कैसे सरल करेंगे और आपको किस प्रकार से द्विघात समीकरण मिलने वाला, वो मैं आपको समझा रहा हूं। इन सबको आप खुद से ट्राई करना। देखो क्या दे रखा मुझे लेफ्ट साइड में, एक्स की घात 3 दे रखा है, माइनस एक्स की घात 2 दे रखा है, इक्वल टू राइट साइड में क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए की घात 3 दे रखा है। इनके सरलीकरण के लिए आपको बीजगणित की जो सब समीकरण होती है वो आपको पता होना जरूरी है। देखो यहाँ पे आपके पास एक बीजीय सूत्र लग रहा है, कौन सा, a माइनस बी की घात 3 वाला। क्या होता है, चलो पहले प्लस वाला बता दो। तो क्या होता है, a की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, b की घात 3 आ जाएगा। अब मैं आपको बोलूं माइनस वाला क्या होगा, a माइनस बी की घात 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो a की घात 3 रहेगा, यहाँ माइनस किसके आगे, b के आगे है। तो जहां b का पावर विषम है उसके आगे माइनस लगाना। देखो b का पावर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 3 ए स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ b का पावर 2 है तो सम है, इसलिए प्लस आएगा 3 ए बी स्क्वायर। यहाँ b का पावर क्या विषम, इसलिए माइनस क्या आ जाएगा, b की घात 3 आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा फॉर्म दे रखा है, ऐसा फॉर्म दे रखा है, इसको किसमें चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे। करो, देखो इधर तो ऐसा कैसा रहेगा, x की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 बराबर एक की घात 3। ए तुम्हारे पास क्या x है, तो x की घात 3 आ जाएगा, माइनस 3 ए स्क्वायर, ए कितना x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और b की घात 1 यानी 1 की घात 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 3 ए की जगह क्या आ जाएगा x, b की घात 2, b क्या 1, 1 की घात 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस b की घात 3, तो 1 की घात 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसको सरल कर लो। देखो ये प्लस x की घात 3 है, और इधर भी प्लस x की घात 3 है, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ, यानी इन तीनों टर्म को तुम इधर ले आओ। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था, माइनस 3 एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो प्लस का 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस प्लस के 3 एक्स को इधर लाओगे तो माइनस का 3 एक्स आ जाएगा, और इस माइनस एक को इधर लाओगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सरल कर लो, देखो 3 एक्स स्क्वायर में से आप 1 एक्स स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस का बचेगा। उसके साथ माइनस का 3 एक्स है, प्लस में 1 और इक्वल टू 0। बताओ क्या आपको ये वही रूप मिल रहा है जो मैंने यहाँ पे द्विघात समीकरण का लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको यहाँ पे ए जो नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, जो आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुना में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये वही रूप है जो द्विघात समीकरण को दर्शाता है। इसलिए इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी तीन को खुद से चेक कर लेना, ये आपको द्विघात समीकरण नहीं मिलेंगी। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन दो भी वही कह रहा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे दे रखा है नहीं है, यानी द्विघात समीकरण का रूप अभी मैंने बताया,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी जो समीकरण, जो ऑप्शन आपको इस रूप में नहीं मिलेगा वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है, नहीं बोला है तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बाकी तो सारे ऑप्शन आपको खुद को ही चेक करने हैं। इसका ऑप्शन सी राइट आएगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम चेक करते हैं, वेरीफाई करके बताता हूँ। देखो क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये तो दे रखा है लेफ्ट साइड में। फिर प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है इसके साथ, इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x² माइनस का 5x दे रखा है। करो सिंप्लीफाई, बिना सिंप्लीफाई किए आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप सिंप्लीफाई करके एक दो स्टेप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बिना सिंप्लीफाई किया आप नहीं बता पाओगे। देखो यहाँ पे आपके पास एक बीजीय सूत्र लगेगा, यहाँ पे आपके पास एक सूत्र लगेगा, इस पूरे को आप ए ले लो प्लस इस पूरे को आप बी ले लो और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। यानी आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्म दे रखा है, तो इसको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। कर लो। देखो ये तुम्हारे पास पूरा ए है, तो √2x का होल स्क्वायर करोगे, करो। √2 का स्क्वायर करते हो, चलो एक बार लिख लेता हूँ ऐसा कैसा, √2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 2, ए कितना आ जाएगा, √2x आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, बी कितना, √3, तो √3 का होल स्क्वायर। इसके साथ प्लस में कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, इक्वल टू में क्या लिखा है, 3x² और माइनस का 5x लिखा है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देखो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर x² आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ सरल कर लो, √3 को √2 से करोगे तो √6 आ जाएगा, नहीं 2√6x आ जाएगा, फिर प्लस में √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x² माइनस के क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। सरल कर लो, देखो यहाँ 2x² और एक x² जुड़ के कितना बना लेगा, 3x² बना लेगा। फिर कौन बचा, 2√6x बचा, प्लस में 3 बचा, इक्वल टू इधर कौन बचा, 3x² प्लस का और माइनस में कितना आ गया, 5x आ गया। अब सुनो, इस प्लस के 3x² से ये प्लस का 3x² क्या हो गया, कट गया। तो बताओ क्या मुझे यहाँ पे x² का टर्म बचा, क्या x² का पद बचा, नहीं बचा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि अगर तुम इसको सरल करते हो तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं देगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा था, ऑप्शन सी था। समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो समझो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। सुनो, जो द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें चर कौन है, x है, और x का अधिकतम घात कितना, 2 है। तो जब तुम इस समीकरण को हल करते हो तो तुम्हें इस x के दो मान मिलेंगे, जितना x का अधिकतम घात उतने ही आपको इसके मान मिलते हैं। एक मान मिलता है जिसको हम अल्फा कह देते हैं, दूसरा मान मिलता है जिसको मैं बीटा कह देता हूँ। और ये जो x के मान होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल, मूल कहते हैं। फोर्थ चैप्टर में देखोगे तो मूल कहते हैं, और थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग जाओगे तो इनको अपन शून्यक भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। ओके ठीक है। अब ये मूल क्या होते हैं, जो x का मान तुम्हें यहाँ से मिलता है, अगर वो x का मान उस समीकरण में तुम x की जगह वापस रखोगे तो तुम्हें इस समीकरण का मान इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे, अगर तुम्हें एक समीकरण दे रखी है, उस समीकरण का ये मूल दे रखा है 2, मूल दे रखा है 2, इसका मतलब अगर उस समीकरण में तुम ये 2 रखोगे तो उसका मान इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, क्योंकि देखो इन सब के अंदर x वेरिएबल दे रखा है, इसका मतलब ये x का मान होगा। जिस भी समीकरण में तुम x का मान 2 रखोगे और इक्वल टू 0 मिल जाएगा, उसी समीकरण का ये क्या होगा, मूल होगा। तो अब हमें एक एक समीकरण को चेक करना पड़ेगा। कर लो, देखो रखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, करो चेक करो। पहले एक नंबर में चेक कर लेते हैं, क्या दे रखा है, x का स्क्वायर, यानी x कितना ले रहे हो, 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू एक्स के साथ 2 लगा दो और प्लस में 5, करो चेक, 2 का स्क्वायर 4, -4 को 2 से गुना करोगे 8 और प्लस 5, क्या यहाँ कहीं पे भी आपको 0 मिल रहा है, नहीं मिलेगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो प्लस का 5 और प्लस का 4, 9, 9 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 मिला, क्या ये अपना आंसर होगा, नहीं होगा। यानी इस समीकरण का तो ये मूल नहीं हो सकता। चलो इसमें चेक करो, क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है, 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, प्लस 3 दोनों कितना आ जाएगा, 6, माइनस कितना आ जाएगा, 12, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10,
और 10 में से आप 12 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, माइनस तो मिलेगा। क्या इक्वल टू 0 मिला? नहीं। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब आपको मैं वो ऑप्शन बता दूं सी और डी में से जो इसका आंसर होगा, तो चलो हम उसी को चेक करते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आंसर सी आएगा। चेक कर लो, इसमें x की जगह 2 रख लो। देखो 2 इंटू एक्स कितना है, 2 का स्क्वायर, माइनस 7 इंटू एक्स की जगह 2 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कर लो सर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये प्लस का 8 और प्लस का 6, प्लस का 14 और माइनस 14, 0। यानी इसका आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। क्योंकि इस समीकरण का x का जो मान है वो 2 क्या आ रहा है, मूल आ रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ x की जगह 2 रख रहे हो तो इसका मान इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये मूल इसी समीकरण का होगा। तो क्या समझ में आया आपको कैसे आप मूल से समीकरण पता कर सकते हो? अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। और तुम्हें इस समीकरण का एक मूल दिया है, इसका मतलब ये x का मान है। मूल का मतलब उस समीकरण में जो वेरिएबल आया उसी का मान है। अगर तुम x की जगह 1/2 इस समीकरण में रख दोगे, यहाँ x की जगह अगर तुम 1/2 रख दोगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, मिलना भी चाहिए क्योंकि ये मूल है। तो यहीं से आपको k का मान पता चल जाएगा। रख लो x की जगह आप 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में k आ जाएगा, इसके साथ 1/2 आ जाएगा और माइनस में 5/4 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो हम करते हैं इसको सरल। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे k/2 आ जाएगा और माइनस में 5/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो k/2 को तुम यही रखो इक्वल टू, ये माइनस का 5/4 था, इसको इधर ले आए तो प्लस का 5/4 बन गया। इधर ये प्लस का 1/4 था, इसको इधर ले आए तो माइनस का 1/4 बन गया। समझे? ये k/2 आप यहाँ ऐसा कैसे रखो, इक्वल टू, देखो हर क्या है समान, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा और 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4, तो 4 में 4 का भाग दे दोगे 1 आ जाएगा और 1 को आप किससे गुना कर दोगे, 2 से। तो यहाँ से आपको k का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आ रहे? आसान है क्वेश्चन, बस आपको इनके कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है और इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ और आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बस आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ लो। आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, निम्न में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने कहा था इसमें जो वेरिएबल x है, चर x है, उसके दो मूल आएंगे। एक को मैंने अल्फा लिया था और एक को मैंने क्या लिया था, बीटा लिया था। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों मूलों का योग बता दो, यानी अल्फा प्लस बीटा बता दो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। अब तुम कहोगे कि भैया बी क्या है, तो बी है यहाँ पे एक्स का गुणांक, माइनस आएगा, बी क्या है, एक्स का गुणांक। लिख भी देता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक को क्या कह रहे हैं हम, बी कह रहे हैं। और भाग में ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा कैसा याद कर लो कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस का बी बटा ए ढूंढना पड़ेगा। और जहां पे अल्फा प्लस बीटा का योग 3 मिल जाए वही आपके पास समीकरण यहाँ से निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, फिर आप बाकी तो खुद से चेक कर लेना। तो चलो इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। इसका आंसर क्या आएगा, 1 नंबर। अब मैं आपको चेक करवा दूं, चलो चेक करते हैं। क्या कहा मैंने, यहाँ x वेरिएबल है, इसका मतलब उसके मूल अल्फा और क्या आएंगे, बीटा आएंगे। तो मुझे चेक करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का b बटा ए आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। देखो अभी चेक करवा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ऐसा कैसे लगाओ, b निकालो। b मैंने क्या कहा था, x का गुणांक, ये माइनस पहले से रहेगा, आपको x का गुणांक देखना और चिन्ह के साथ देखना है। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 है। क्या है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दूं डिवाइड में। मैंने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है बस ओनली। और एक्स स्क्वायर के साथ जब भी आपको कोई इंटीजर नहीं दिखता ना तो 1 लेना, आपको कितना लेना, 1 लेना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो प्लस बन गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मिला, 3 मिला। और आपसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा समीकरण है जिसके मूलों का योग कितना आएगा, 3 आएगा। तो वो समीकरण नंबर 1 है। समझ के आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है।
के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण आपको दे रखे 2x² माइनस का kx प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इसने हमें एक द्विघात समीकरण दिया 2x² माइनस के एक्स और प्लस के इक्वल टू 0। अब इसने सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है, अगर आप यहां से k का मान निकालना चाहते हो तो तुम्हें इसके मूल क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे, मूल बराबर करने पड़ेंगे। और बच्चा जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान इक्वल टू आता है 0। d का मान इक्वल टू 0 आता है। अब आप पूछेंगे कि भैया ये d इक्वल टू 0 क्या है? तो d किसको रिप्रेजेंट करता है? d करता है विभक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। d यहाँ पे क्या है? विभक्ति कर है। और इस d का मान निकालना चाहते हो तो इसका होता है फॉर्मूला क्या, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस आपको यही लगाना है, आप यही लगा दो। d होता है विभक्ति कर और इस d का मान निकालने का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। और जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो इस b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि ये abc कहाँ से पता चलेंगे? तो ये तो आपको समीकरण से पता चलेंगे, क्योंकि आप इसका किससे कंपैरिजन करोगे? जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो लगा दो। देखो x का गुणांक b होता है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दे रखा है आपको? चिन्ह के साथ देखना है। x का गुणांक आपको दे रखा माइनस के, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, माइनस के का होल स्क्वायर, फिर -4, ऐसा कैसा आएगा? कांस्टेंट है। फिर a क्या होता है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना दे रखा है? 2, तो 2 आ जाएगा। इंटू c क्या आ जाएगा? c होता है अचर पद, जो कितना दे रखा है आपको? k दे रखा है, तो k रख दो। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्या तुम इसको सरल नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस के का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। फिर -4 दूनी 8 के आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ गए इतना? अब देखो, क्या मैं इस पद से, इन दोनों पदों से k कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं भैया। k जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक k, फिर माइनस, यहाँ से k कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 8 इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब सुनो, k इंटू के माइनस 8 बराबर 0 है। इसका मतलब अगर तुम k बराबर 0 लोगे, k बराबर 0 भी तो ले सकते हैं। यहाँ से दो शर्त बनेगी कि अगर तुम इस पूरे का मान 0 कहना चाहते हो तो तुम इस पहले गुणनखंड k का मान 0 ले लो, तो भी ये क्या बन जाएगा? पूरा 0 बन जाएगा। दूसरी शर्त क्या है? आप इस k माइनस 8 को भी किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से आपको k का मान कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको k के मान 2 मिले, 0 मिला और 8 मिला। इसका मतलब इसका आंसर डी मिला। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन समझो। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये पूर्ण वर्ग विधि का है। हमें द्विघात समीकरण क्या दिया? 9x² प्लस 3/4x और -√2 इक्वल टू क्या दिया? 0 दिया। हमें इस समीकरण को क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो सुनो, आसान है, ध्यान से समझ लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ 9x² है, तो क्या मैं इसको पूर्ण वर्ग में ऐसा लिख सकता हूँ? 3x का होल स्क्वायर। इसको तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। देखो मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा फॉर्म बनाना चाहता हूँ इस द्विघात समीकरण का, ax² प्लस 2ab प्लस b²। अगर मैं ऐसा फॉर्म बना लूंगा तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया, तो मैं इस फॉर्म में इसको बनाना चाहता हूं जिससे मैं इसको किस में बदल दूं? इसमें बदल दूं। तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर तो बना लिया, क्योंकि बना लिया ना, ये मेरे पास ए आ गया, इसका स्क्वायर कर लिया क्योंकि ये मुझे ऐसा कैसा दिख रहा था। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है 2ab लाना, 2ab लाना, 2ab लाना। तो ध्यान से सुनो, देखो 2 की जगह 2 रखूंगा। ए मेरे को फिक्स पता चल गया, कितना? 3x पता चल गया। अब मेरे को बी पता करना है, तो बी को बी रहने दो। इक्वल टू, इस टर्म की जगह मुझे यहाँ कितना दे रखा है? 3/4x दे रखा है। ये मेरे पास 2ab की जगह ही तो सेट होगा, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू ले लेता हूँ 3/4x और यहाँ से ना b का मान निकाल लो, आंसर यही खत्म हो जाएगा। देखो सरल कर लो इसको, यहाँ 3 दूनी 6 आया, या फिर एक काम करो, इस 3 से 3 काट दो और इस x से ये x भी काट दो। तो यहाँ पे b बचा इक्वल टू, ऊपर कितना बचा था? 1 बचा था, तो 1 बटा, ये 2 गुना में था, इधर लाओगे तो भाग में आ जाएंगे, 4 दूनी 8 आ गया। तो सिंपली तुम्हें b का मान कितना पता चल गया? 1/8 पता चल गया, 1/8 पता चल गया। तो सुनो, यहाँ b का स्क्वायर करना आपको। यहाँ b का स्क्वायर कैसे आएगा? तुम इसमें सीधा सा क्या करो, 1/8 तो जोड़ दो, सॉरी 1/8 का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे b स्क्वायर करना है, यानी आपको 1/8 का स्क्वायर तो जोड़ना है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1/8 का स्क्वायर तो हम जोड़ देते हैं
और 1/8 का स्क्वायर ही अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस में क्या बचा था हमारे पास, यहाँ पे 3/4x बचा था, और माइनस में कितना बचा था, √2 बचा था। तो देखो मैं किन किन टर्म को लूंगा, एक तो मैं इस टर्म को लूंगा, एक मैं इस टर्म को लूंगा, और एक मैं इस टर्म को लूंगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, 3x का होल स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस में क्या आ जाएगा, 1/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा, इनको इधर ले चलो। तो देखो यहाँ पे √2 बचा, तो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का 1/8 का होल स्क्वायर इधर लाओगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, 1/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/8 का स्क्वायर जोड़ना पड़ रहा है और 1/8 का स्क्वायर घटाना पड़ रहा है, तो अपना आंसर तो यही मिल गया। यानी कौन सा आंसर आ गया, ए आ गया। यानी अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें 1/64 जोड़ना पड़ेगा और 1/64 हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द्विघात समीकरण क्या दी है, 2x² माइनस के √5x प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, दो या दो से अधिक वास्तविक मूल है। देखो दो या दो से अधिक कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x का घात अधिकतम 2 है। आप द्विघात समीकरण की बात कर रहे हो तो इसके मूल अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, दो से अधिक नहीं आ सकते, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसका मतलब सी तो वैसे हमने काट दिया, और दो बिन वास्तविक मूल होंगे। देखो हमें मूल का प्रकृति पता करना है, हमें मूलों का क्या करना है, प्रकृति पता करना है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। हम पता करेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। देखो मैंने क्या कहा था, मैं क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, मैं आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ। मूलों की प्रकृति कैसे पता चलती है, जो हमने डी निकाला था अभी कुछ देर पहले, डी डिस्कस किया था। इसके 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा, डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा, और डी का मान 0 से छोटा आएगा। ये 3 कंडीशंस बनने वाली है, 1 2 और 3। समझे। अब सुनो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो वास्तविक मूल वह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। समझ रहे हो, अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन d इक्वल टू 0 आ गया, इसमें मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। वास्तविक वह क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। और अगर d लेस देन 0 आ गया तो मूल हम बता ही नहीं सकते। इस स्थिति में मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और आप उन मूलों को ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो अगर d का मान 0 से कम आया, यानी नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब उसके मूल काल्पनिक होंगे, हम उन मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया। चलो इतना तो हमने देख लिया, लेकिन हम इस d का मान कैसे निकालते हैं। तो d का मान निकालने का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, b² - 4ac होता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि इस b का, a का, c का मान कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो द्विघात समीकरण होती है उसका सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो समीकरण तुम्हें दे रखी है उसकी तुलना आपको इससे करनी है और मान रखना है, और यहां से किसका मान निकालना, d का। देखो b क्या होता है, x का गुणांक, तो x के साथ गुणा में कितना, -5। तो b का मान आ गया माइनस का √5 का होल स्क्वायर, -4। ऐसा कैसा, a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक, तो x² के गुणा में कितना आ रहा है, 2, तो 2 आ जाएगा। और c होता है अचर पद, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सरल करो तो d बराबर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, फिर माइनस 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या मिला आपको d का मान, हमें यहां से d का मान मिल रहा है -3। तो बताओ बच्चों, जो मैंने 3 कंडीशंस बताई थी उनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पे जो d मिला आपको वो 0 से छोटा मिला, नेगेटिव मिला है, इसका मतलब d लेस देन 0, यानी इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। सारे दोनों मूल्य क्या मिलेंगे आपको, काल्पनिक मिलेंगे। और ऑप्शन बी इसका क्या मिलेगा, सही मिलेगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, दोनों के दोनों मूल्य क्या है, काल्पनिक हैं। तो क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी कॉन्सेप्ट पे, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। निम्न में से किस समीकरण की कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब डी का मान 0 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो निकालो डी का मान। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब मैं डायरेक्टली जो राइट आंसर है उसी को सोल्व करके बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो राइट होगा आंसर, वो आंसर होगा डी। डी। तो चलो मैं आपको चेक करके बताता हूं, करो। इसकी किससे तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो तुम मुझे बताओ कि बी का मान क्या आएगा। बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है -3। तो यहाँ पे करोगे -3 का स्क्वायर, फिर -4। ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 5, इंटू सी क्या होता है अचर पद, कितना दे रखा है 1 दे रखा है। करो सरल, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और फिर -5 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहां से हमें डी का मान मिला कितना, -11। क्या आपको डी 0 से छोटा मिला, बिल्कुल भैया मिला। इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक है, और मूल काल्पनिक है तो समीकरण डी ही क्या होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट हो जाएगा। आपको यही शर्त दे रखी थी कि वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब मूल काल्पनिक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो समझो, सबसे अच्छा क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दो बराबर वास्तविक मूल हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, दो या दो से अधिक वास्तविक मूल हैं, और दो बिन वास्तविक मूल हैं। चलो पहले चेक करते हैं, हम यहाँ से द्विघात समीकरण बनाते हैं। अभी तो हमें कोई द्विघात समीकरण यहाँ नहीं दिख रही। देखो क्या दे रखा है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, बीजगणितीय सूत्र लगेगा। क्या लगेगा मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे अंदर वाले वैल्यू को मैं ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बन गया ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस x को मैं b ले लूंगा तो b का स्क्वायर बन जाएगा, यानी यहाँ बन गया b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यानी मुझे इस फॉर्म में तो दे रखा है, इसको मैं किस फॉर्म में चेंज कर दूंगा, इसमें कर दो। देखो a मेरे पास क्या है, पूरा a है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस में b कितना x है। तो एक तो मेरे पास ये समीकरण बना। दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, गुणनखंड a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी, तो b कितना x है, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे का काम तुम खुद करोगे, तुम्हें क्या करना है, इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण के लिए प्रकृति चेक करनी है, तो इसके लिए आपको डी का मान लेस देन 0 मिलेगा। और अगर आप इसके लिए चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको डी का मान लेस देन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जहां डी का मान 0 से छोटा होता है, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। इसका मतलब इस पूरे समीकरण का आपको कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो आप खुद से चेक करना, इस समीकरण और इस समीकरण के लिए डी का मान आपको लेस देन 0 मिलेगा, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज का ये सेशन आपको कैसे लगा, आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।